सीधे इस धरती के सबसे बड़े विरोधाभास यानी अल्टीमेट पैराडॉक्स का बारे में बात करते हैं। सोचिए, धरती का सबसे ठंडा और बिल्कुल सुनसान बंजर इलाका कभी एक बहुत ही जीवंत और हरा भरा जंगल हुआ करता था। इससे हम प्राचीन एंटार्क्टिका कहते हैं। ये सुनने में किसी साईफाई कहानी जैसा लगता है ना, पर यह बिल्कुल सच है। आज अगर हम देखें तो एंटार्क्टिका पर लगभग 3 किलोमीटर, जी हाँ 3 किलोमीटर मोटी बर्फ की एक विशाल चादर बिछी हुई है। लेकिन इस भारी बर्फ के ठीक नीचे एक लिटरल अलग दुनिया दफन है। जब साइंटिस्ट ने इस बर्फ के अंदर काफी गहरा ड्रिल किया तो उन्हें मिट्टी, नदियों की रेत, लकड़ी के टुकड़े और यहां तक कि फूलों के पॉलिन मिले। मतलब वहां कभी जीवन थरकता था। ये सच में एक माइंड बेंडिंग कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ आज की वो चीखती हुई ठंडी हवाएं और बंजर बर्फ है, और दूसरी तरफ करोड़ों साल पुराना एक ग्रीन हाउस क्लाइमेट। एक ऐसी दुनिया जहां कभी साफ पानी की नदियां बहती थीं और आसमान छूते हुए पेड़ों के घने जंगल थे। इतना बड़ा बदलाव आखिर हुआ कैसे? दरअसल करोड़ों साल पहले एंटार्क्टिका कोई अलग थलग डीप फ्रीजर नहीं था, बल्कि ये गोंडवाना नाम के एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट का सेंट्रल हब था। तब ये जमीन आज के मुकाबले थोड़ी नॉर्थ की तरफ थी, जहां इसको काफी ज्यादा सूरज की रोशनी मिलती थी और मौसम भी काफी गर्म हुआ करता था। भाग 1, सर्वाइविंग द लॉन्ग डार्क। चलिए देखते हैं कि जीवन ने इन एक्सट्रीम कंडीशंस में खुद को कैसे ढाला। अब ये जानकर सच में हैरानी होती है कि कैसे लगभग 100 फीट ऊंचे ग्लॉसॉप्टेरस पेड़ों ने महीनों तक चलने वाले अंधेरे को सहा। इनका तरीका बड़ा अनोखा था। गर्मियों में जब लगातार 24 घंटे धूप मिलती थी तो इनमें एक मैसिव ग्रोथ स्पर्ट आती थी और ये लगातार फोटोसिंथेसिस करते थे। और जैसे ही सर्दियों का लंबा अंधेरा शुरू होता, ये अपने पत्ते गिराकर सस्पेंडेड एनिमेशन यानी एक सुषुप्त अवस्था में चले जाते थे ताकि अपनी सारी एनर्जी बचा सके। एकदम स्मार्ट सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। और सिर्फ पेड़ ही नहीं, उस प्राचीन जमीन पर उन छोटे जीवों को देखना भी अपने आप में एक आश्चर्य होता। इन एक्सट्रीम कंडीशंस और लंबे अंधेरे से बचने के लिए प्रारंभिक वर्टिब्रेट्स सर्दी आते ही सीधे जमीन के नीचे अपनी लंबी गुफाओं में चले जाते थे। वहीं दूसरी तरफ झीलों के अंदर रहने वाले एक्वाटिक जीव उन अनफ्रोजन सब सरफेस वाटर्स में शेल्टर लेते थे। बर्फ के नीचे का वो लिक्विड पानी उन्हें उस ठिठुरती हुई रात को काटने में मदद करता था। भाग 2, डायनासोर्स ऑफ द आइस, यानी बर्फ के अनोखे डायनासोर। इस पोलर अमेज़न में एक 20 फुट लंबा एपेक्स प्रेडेटर हुआ करता था, क्रायोलोफोसॉरस। इसके सर पर एक अजीब सी कलगी होती थी, जिसके कारण इसे एल्विसॉरस भी कहा जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस तरह के विशाल शिकारी का उन अंधेरे जंगलों में मिलना सीधे तौर पर यह साबित करता है कि वहां शाकाहारी जानवरों और पौधों का एक बहुत ही समृद्ध और अबंडेंट इकोसिस्टम मौजूद था। लेकिन बिना धूप के महीनों तक अंधेरे में जिंदा रहना इतना आसान तो नहीं था। इन अर्ली डायनासोर्स में कुछ बहुत ही बेहतरीन फिजिकल ट्रेट्स थे। एकदम अंधेरे में देखने के लिए उनकी आंखें काफी बड़ी होती थी। अपना इंटरनल हीट यानी मेटाबॉलिज्म तेज रखने के लिए डेंस ब्लड वेसल्स थे, और सर्द हवाओं से बचने के लिए इंसुलेटिंग फेदर्स होने की भी पूरी संभावना थी। इन सभी एडेप्टेशंस की वजह से वो बिना रोशनी के भी पूरी तरह एक्टिव रह पाते थे। भाग 3, द ग्रेट टेक्टोनिक सेवरिंग, एक स्टेबल ग्रीनहाउस पैराडाइज का अंत। लेकिन यह हरा भरा पैराडाइज हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। धरती की क्रस्ट का एक बहुत ही धीमा पर दर्दनाक रीअरेंजमेंट शुरू हुआ। इस प्राकृतिक बदलाव ने धीरे धीरे अंटार्कटिका को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका से अलग कर दिया। जैसे जैसे जमीनी रास्ते टूटे, समुद्र की धाराओं को नया रास्ता मिल गया, और इस टेक्टोनिक शिफ्ट ने पूरी दुनिया की ग्लोबल हीट डिस्ट्रीब्यूशन को जड़ से बदल कर रख दिया। भाग 4, फॉर्जिंग द आइस शील्ड। अब वो प्रोसेस शुरू हुई जिसने इस जन्नत को एक डीप फ्रीजर बना दिया। इस टेक्टोनिक आइसोलेशन के बाद एक नई ओशन करंट बनी जो अंटार्कटिका के चारों तरफ लगातार घूमने लगी। इसे अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट कहते हैं। इस धारा ने एक अदृश्य थर्मल वॉल, एक अदृश्य दीवार का काम किया, जिसने इक्वेटर से आने वाले गर्म पानी को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। और बस यही वो एग्जैक्ट मोमेंट था जब इस महाद्वीप की फ्रीजिंग फेट पूरी तरह से सील हो गई। इसके बाद जो हुआ वो एक चेन रिएक्शन था। जैसे ही ठंड बढ़ी और बर्फ जमना शुरू हुई, उस सफेद बर्फ ने आने वाली सूरज की रोशनी को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया, जिसे एल्बीडो इफेक्ट कहते हैं। इस प्रोसेस ने एक फेटल फीडबैक लूप बना दिया, यानी जितनी ज्यादा बर्फ उतनी ज्यादा रोशनी रिफ्लेक्ट हुई और उतनी ही ज्यादा ठंड बढ़ती गई।
एक ऐसी इररिवर्सिबल डीप फ्रीज की शुरुआत हो चुकी थी जिसे अब रोका नहीं जा सकता था। भाग 5 रिट्रीट ऑफ द लिविंग। उस बदलती हुई दुनिया में जीवन का क्या हुआ? ये दौर बहुत ही स्लो और एगनाइजिंग था। एक दर्दनाक बदलाव। जैसे जैसे मौसम और ज्यादा ठंडा हुआ, पहले चौड़ी पत्तियों वाले पेड़ ठंड सहने वाले कॉनिफर्स में बदले। फिर मौसम और खराब होने पर बस मॉसेस और लिचिन्स ही बच पाए। और आखिर में नियर टोटल एक्सटिंक्शन। पूरा कॉन्टिनेंट धीरे धीरे करके सिर्फ एक सफेद जमी हुई चादर में तब्दील हो गया। लेकिन रुकिए, क्या सब कुछ सच में पूरी तरह खत्म हो गया था? हैरानी की बात यह है कि आज भी उस 3 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर के नीचे लगभग 400 ऐसी झीलें हैं, जैसे लेक वॉस्टॉक, जो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में छिपी हुई हैं। इन्हें अनफ्रोजन रखने का काम धरती के अंदर की जियोथर्मल हीट कर रही है। और जो सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग बात है वो ये है कि इन अंधेरी और ठंडी झीलों में प्राचीन बैक्टीरिया आज भी जिंदा हैं। बिना किसी सनलाइट के ये माइक्रोस्कोपिक जीव डायरेक्टली जमीन के पत्थरों से मिलने वाली केमिकल एनर्जी पर सर्वाइव कर रहे हैं। ये बैक्टीरिया उस पुराने गोंडवाना एरा के आखिरी लिविंग रेमनेंट्स हैं, एक खोई हुई दुनिया की बिल्कुल आखिरी निशानी। इसलिए अंटार्कटिका को सिर्फ एक जमी हुई बंजर जमीन समझना पूरी तरह से गलत होगा। ये दरअसल एक असली टाइम कैप्सूल है। ये अपनी बर्फ के नीचे हमारी धरती की डीप हिस्ट्री और उन पुरानी यादों को मिटाने के बजाय उन्हें बिल्कुल सुरक्षित रखे हुए है। कहते हैं ना, बर्फ को सब याद रहता है। तो अब आज जिस तरह से ग्लोबल टेम्परेचर्स लगातार बढ़ रहे हैं, ये सब हमें एक बहुत बड़ा हॉन्टिंग सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर कल को ये बर्फ पूरी तरह पिघल जाए तो क्या वो प्राचीन पोलर अमेज़न दोबारा जीवित हो उठेगा? और सबसे जरूरी बात, एक फ्रोजन पास्ट को जगाने की इस प्रोसेस में दुनिया के बाकी हिस्सों के डूबने की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? इसी आखिरी और जरूरी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।